नमस्कार साथियों, YouTube चैनल के एमएच एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के दूसरे चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत करेंगे। भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं? तो भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत सबसे पहले 1914 के प्रथम विश्व युद्ध से शुरू हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध कब से शुरू हुई थी? तब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी। और कब तक चला हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तब प्रथम विश्व युद्ध का अंत 1918 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का अंत 1914 से लेकर 1918 ईस्वी में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के अंत 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के समय कौन सी बीमारी फैली हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय एक फ्लू नामक महामारी फैली, जिसके कारण जनसंख्या में भारी कमी हो गई। और 1921 की जो जनसंख्या दी जाती है, 1921 की जनसंख्या गणना हुआ, उसमें महान विभाजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और उसके बाद दूसरा बीमारी फ्लू नामक बीमारी जो फैल गया था, इसके कारण जनसंख्या में भारी गिरावट आई, जिसे 1921 का जनसंख्या में कमी हो गई। जो हर प्रत्येक साल हम सभी देखे हुए थे कि पहली बार जनगणना कब कराई गई थी? तब पहली बार जनगणना 1981 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय कराई गई थी। और इसके बाद लिख लेंगे पहली बार जनसंख्या प्रथम अनियमित जनगणना 1872 में कराई गई। पहली अनियमित जनगणना प्रथम अनियमित जनगणना कब और किसके समय में हुआ था? तब प्रथम अनियमित जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। तो पहली अनियमित जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुई। अच्छा, ये लॉर्ड मेयो कौन था? तो लॉर्ड मेयो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का गवर्नर जनरल था। सॉरी, उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? तो भारत का वायसराय कर दिया। इसलिए अब भारत का गवर्नर जनरल ना कह करके भारत का वायसराय कहेंगे। भारत का वायसराय, गवर्नर जनरल का नाम जो 1857 से पहले भारत का गवर्नर जनरल जो कहलाता था, 1857 में वायसराय गवर्नर का पद हटा करके वायसराय का पद कर दिया। तो लॉर्ड मेयो का भारत का वायसराय
भारत का वायसराय था। वायसराय 1872 ईस्वी में जब पहली बार अनियमित जनगणना हुई तो भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मेयो भारत का वायसराय था। उसके बाद प्रथम नियमित जनगणना पूछा जाए। प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। पहली बार नियमित जनगणना किसके समय और कब हुई? तब प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जान लेंगे कि लॉर्ड रिपन कब से कब तक भारत का वायसराय के पद पर है। तो लॉर्ड रिपन 1878 से लेकर 1884 ईस्वी तक वायसराय के पद पर रहा। वायसराय के पद पर रहा। और पहली बार नियमित जनगणना भी 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय ही हुआ था। उसके बाद जब पहली जनगणना जब हुई तो इसके बाद लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। यानी अब जनगणना जो होना था कितने साल पर? तो प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर जनगणना होना था, जो 1872 ईस्वी में नॉर्मल वे में करा लिया गया था। लेकिन ये नियमित नहीं हुआ था। इसके लिए एक साल पहले जो होना था 1882 में हुआ 1881 में। ये जो हुआ 1881 में ये नियमित जनगणना हुआ। और नियमित जनगणना के बाद लगातार कंटिन्यू 10 साल के अंतराल पर जनगणना होती रही। तो 1881 के बाद 1891 में जनगणना हुआ, उसमें जनसंख्या में वृद्धि देखी गई। 1891 के बाद 1901 में जनगणना हुआ, उसमें भी वृद्धि हुआ। 1901 के बाद 1911 में जनगणना हुआ, उसमें भी वृद्धि। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात 1921 ईस्वी में जनगणना कराई गई। 1921 ईस्वी में जब जनगणना हुआ तो ये जनसंख्या में भारी कमी देखी गई। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात 1921 ईस्वी में जनसंख्या में भारी कमी देखी गई। 1921 ईस्वी में जब जनगणना हुआ तो उसमें जनसंख्या में भारी कमी दिखी गई। तो जनसंख्या में कमी किसके कारण हुआ था? तो पहली कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला और उसके बाद लगले 1914 से 18 के बीच में ही एक फ्लू नामक बीमारी फैल गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्लू नामक बीमारी फैल गई थी। जिसके कारण जनसंख्या में कमी हुआ था। उसके बाद गांवों और अंग्रेजों द्वारा सिपाहियों को जनरल भर्ती किया गया था और इसका कारण ये भी था कि जनसंख्या में कमी क्यों हुआ? तो जब युद्ध हुआ था प्रथम विश्व युद्ध तो इसमें लोगों की अधिक जरूरत थी। तो अंग्रेजों के द्वारा
गांवों और कस्बों से लोगों को भारी मात्रा में सैनिक में बहाल की गई थी। सैनिक में बहाल की गई, जिसके कारण जब युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध के कारण भी कुछ लोग मरे और एक बीमारी के कारण मरे। तो जब दोनों के कारण, युद्ध और बीमारी के कारण जब मरे, तो 1921 ईस्वी में स्वाभाविक है जनसंख्या में भारी कमी होना ही है। देखिए, जब हम लोगों ने बात की कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारी जनसंख्या में कमी देखी गई, तो जब उस समय जनसंख्या में कमी देखी गई तो जनसंख्या में कितने लोग मारे गए, प्रथम विश्व युद्ध के समय कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के समय लगभग 120 से 130 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय कितने लोगों की मृत्यु हुई की घटना मिलती है, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय लगभग 120 से 130 लाख लोगों की मृत्यु की घटना मिलती है। 120 से 130 लोगों की मारे जाने की घटना होती है या मर गए थे। उसके बाद महात्मा गांधी की अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था उसी समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो लिखेंगे महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसीलिए हम लोग इस 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो 9 जनवरी को विश्व या अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाई जाती है? तो 9 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाई जाती है। और महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए। तो किसके कहने पर भारत वापस आए थे? तो महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत वापस आए। महात्मा गांधी
किसके कहने पर भारत वापस आए थे? तो महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत वापस आए थे। 9 जनवरी को जब भारत वापस आए तो उसके बाद इनके राजनीतिक गुरु ने इन्हें क्या बताया? तो इनके राजनीतिक गुरु ने कहा कि कांग्रेस में जुड़ने से पहले प्रत्येक गांव का दौरा कीजिए, उसके बाद आप राजनीति ज्वाइन कीजिएगा। तो जब महात्मा गांधी 1 साल तक पूरे क्षेत्र का ही दौरा किए और भी पैदल यात्रा किए थे। आपके लिए तो मोटरसाइकिल और कार चाहिए, पैदल तो चलिएगा नहीं, लेकिन ये व्यक्ति पैदल यात्रा किए, गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सुनी। उसके बाद महात्मा गांधी पहली बार जन भाषण को कब संबोधित किए थे? तो महात्मा गांधी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महात्मा गांधी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना समारोह में पहला जन भाषण दिए। और ये कब हुआ था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने किए थे। मालवीय जी ने किए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय 1916 ईस्वी में किए थे। और इसी में महात्मा गांधी को मदन मोहन मालवीय ने आमंत्रित किए थे, जो पहली बार जन भाषण, महात्मा गांधी का प्रथम जन भाषण 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय दिए थे। उसके बाद इसमें जब एक पॉइंट और जान लेंगे कि 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, या सभा मीटिंग कहाँ पर हुई थी? तो 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीटिंग, कांग्रेस की सभा लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में हुआ था। ये 1916 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसी सम्मेलन में, इसी मीटिंग में हिंदू मुस्लिम यानी गरम दल और नरम दल एक हुए थे। यानी गरम दल और नरम दल एक कब हुए? तो 1916 ईस्वी में गरम दल और नरम दल एक हुए थे, एक हुआ था। अच्छा, गरम दल और नरम दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से गरम दल और नरम दल कब अलग हुए थे? तो लिखेंगे 1907 ईस्वी में गरम दल और नरम दल दो हिस्सों में बट गया था, दो भागों में बट गया।
तो गरम दल और नरम दल दो भागों में कब बटा था? तो 1907 ईस्वी में गरम दल और नरम दल दो भागों में बटा। और एक कब हुआ? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल एक हुए थे। और ये किनके कहने पर एक हुए थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के कहने पर गरम दल और नरम दल एक हुए थे। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से हिंदू और मुस्लिम एक हुए थे, एक हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? तो लगभग 120 से 130 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी में बैग एंड दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। और किसके कहने पर आए थे? तो अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत वापस आए थे। और भारत वापस आए, इस तिथि को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? तो 9 जनवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस में जन भाषण कब दिए? तो महात्मा गांधी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में पहली बार जन भाषण दिए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मीटिंग कहाँ पर हुआ था? तो 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीटिंग या सभा लखनऊ में हुआ था, जहाँ पे पहली बार राजकुमार शुक्ल, जो पश्चिम चंपारण के किसान थे, महात्मा गांधी से पहली बार कहाँ पर मिले थे? तो इसी लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। देखिए, जब महात्मा गांधी भारत वापस अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर वापस आए, तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने क्षेत्र पूरे गांव घूम करके लोगों से मुलाकात किए और उनकी समस्याओं को सुने। उसके बाद 1916 में पहली बार कांग्रेस में अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रथम लखनऊ के अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से महात्मा गांधी कब जुड़े? तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस के सदस्य 1916 ईस्वी में बने। जब महात्मा गांधी कांग्रेस की सदस्य 1916 में जब बने, तो इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ पर हो रही थी? तो लखनऊ में। और यहीं पे या ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह, महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण आंदोलन था। चंपारण आंदोलन था। ये चंपारण है कहाँ पे? तो चंपारण बिहार में है। ये चंपारण बिहार में है, जहाँ पे पहली बार महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह किया था। और यहाँ पे जो सत्याग्रह महात्मा गांधी किए थे, ये किसके विरुद्ध किए थे? तो यहाँ पे महात्मा गांधी
महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध में किए थे। महात्मा गांधी पहला जो अपना सत्याग्रह किए थे, किसके विरोध किए थे? तो तिनकठिया प्रथा। ये तिनकठिया प्रथा है क्या? तो तिनकठिया प्रथा का अर्थ होता है कि 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठे खेत में नील उगाना था। ये 20 कट्ठे खेत, अंग्रेजों ने एक नियम लगा दिया था कि जिस 20 कट्ठे खेत में 3 कट्ठे में हर हाल में नील उगाना है, नहीं तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, उनसे भारी लगान लिया जाएगा। और नील उगाने से क्या होता था? तो नील उगाने पर खेत बंजर हो जाती थी, उसमें फसल नहीं हो पाता, जिसके कारण किसान लोग नील उगाना नहीं चाहते थे। जी, ये तिनकठिया प्रथा का महात्मा गांधी ने पहली बार इसी के विरुद्ध आंदोलन किए हुए थे। ये तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध महात्मा गांधी को चंपारण आने पर किसने आग्रह किया था? तो लिखेंगे महात्मा गांधी को लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ या 1916 के, महात्मा गांधी को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने के लिए गांधी जी से आग्रह किया। ये राजकुमार शुक्ल है कौन? तो राजकुमार शुक्ल चंपारण के किसान थे और ये लखनऊ अधिवेशन में जाकर के महात्मा गांधी से चंपारण आने के लिए आग्रह किया। अच्छा, राजकुमार शुक्ल किसके कहने पर गांधी जी से मिलने के लिए गए? तो लिखेंगे राजकुमार शुक्ल पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर गांधी जी से मिलने के लिए गए। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल किसके कहने पर गांधी जी से मिलने गए? तो राजकुमार शुक्ल पत्रकार, ये यूपी के पत्रकार थे, यूपी के या उत्तर प्रदेश के पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर गांधी जी से मिलने के लिए लखनऊ अधिवेशन में गए और उनसे आग्रह किया कि गांधी जी आप हमारे चंपारण की धरती पर चले और वहाँ के लोगों की समस्याओं का निदान करें। ये जो तिनकठिया प्रथा वहाँ पे जो अंग्रेजों ने लागू की है वह किसानों के लिए बहुत ही दयनीय है। इसमें क्या था कि तीन कट्ठे खेत में, जिस खेत में यदि नील की खेती की जाती है वह खेत बंजर हो जाता है। फलस्वरूप गांधी जी के गणेश शंकर विद्यार्थी राजकुमार शुक्ल के आग्रह करने पर गांधी जी चंपारण आने के लिए तैयार हो गए। और गांधी जी चंपारण कब आए थे? तो लिखेंगे महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में
1917 ईस्वी में चंपारण आए थे। महात्मा गांधी चंपारण कब आए? तो महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में चंपारण आए थे। जब चंपारण आए तो सबसे पहले महात्मा गांधी कहाँ पर उतरे थे? रेलवे स्टेशन से चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी कहाँ पर उतरे? तो लिखेंगे चंपारण आने पर महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। रेलवे स्टेशन पर उतरे। चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे और यहाँ पर उनसे किसने मुलाकात की? तो यहाँ पर उनसे राम मनोहर लोहिया राम मनोहर लोहिया ने इनसे पहली बार मुलाकात की थी। और महात्मा गांधी के साथ चंपारण कौन कौन आए हुए थे? तो महात्मा गांधी के साथ चंपारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, बाबू गिरधर प्रसाद और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह चंपारण आए थे। महात्मा गांधी के साथ चंपारण कौन कौन व्यक्ति आए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, बाबू गिरिधर प्रसाद और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह चंपारण आए थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को श्री बाबू और बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को श्री बाबू और बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। जब महात्मा गांधी चंपारण से रिटर्न हुए तो उसके बाद कौन सा आंदोलन किए? तो महात्मा गांधी चंपारण से वापस होने के बाद खेरा सत्याग्रह किए थे। एक पॉइंट और इसमें लिख लेंगे कि महात्मा गांधी को मारने का प्रयास किसने किया था? तो चंपारण में महात्मा गांधी को मारने का प्रयास इरविन ने किया था।